नमस्कार। आज हम अपना जो टीचिंग ऑफ हिंदी का यूनिट सेकंड है उसका फर्स्ट क्वेश्चन हिंदी भाषा का सामान्य सिद्धांत का दूसरा भाग करने जा रहे हैं। इससे पहले हम हिंदी के जो भाषा के कुछ सिद्धांत, 3 मुख्य सिद्धांतों को पढ़ चुके हैं। चौथा जो हमारा सिद्धांत है भाषा शिक्षण का, वो हमारा सिद्धांत अब हम पढ़ने जा रहे हैं उपयुक्त कर्म का सिद्धांत, जिसको हम कहते हैं। ठीक है, उपयुक्त कर्म का सिद्धांत मतलब कि किसी भी चीज को क्या है, इससे पहले हमने 3 सिद्धांत किए। उसमें हमने बोलचाल का सिद्धांत किया, उसके बाद हमने रुचि का सिद्धांत किया, थर्ड हमने जो है वो स्वाभाविकता का सिद्धांत किया, और अब फोर्थ जो है वो हम करने जा रहे हैं उपयुक्त कर्म का सिद्धांत। देखिए स्टूडेंट्स, उपयुक्त प्रिंसिपल ऑफ क्या है, प्रॉपर ऑर्डर। कर्म का सिद्धांत जो है वो स्वाभाविकता के साथ संबंधित है। बच्चा पहले बोलना सीखता है, एक वाक्य एक शब्द के भी हो सकते हैं, और यदि बच्चा बोलता है तो उसे एक शब्द से क्या है पूरा वाक्य भी उसके अंदर निहित हो सकता है। अर्थात इन वाक्यों का द्योतक है मुझे पानी पीना चाहिए या मैंने पानी पीना है। अतः यदि बच्चों को क्या है वाक्य में इनको सिखाया जाए तो क्या हुआ, एक स्वाभाविक और मनोवैज्ञानिक कर्म के अंदर हम इसको सिखाएंगे कि जैसे मुझे पानी पीना चाहिए। ठीक है, ये सेंटेंस है, पानी पीना चाहिए या मुझे पानी पीना है या मुझे पानी चाहिए। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो एक जो सीक्वेंस बनती है वो जो है वो प्रॉपर होना चाहिए। ठीक है, इसमें ये नहीं होगा कि मुझे चाहिए पानी, ऐसा नहीं होता है, बल्कि क्या होता है कि एक ऑर्डर के अंदर हमें चलना है और वही बच्चे को जो हमने सिखाना है, ताकि क्या है स्वाभाविक और एक मनोवैज्ञानिक कर्म के अंदर हम बच्चे को पढ़ा सकें। ठीक है, बच्चे को भाषा सिखाते समय निम्नलिखित कर्म को हमने अपनाना है। पहला है अर्थग्राह्यता की दृष्टि से और दूसरा है अभिव्यक्ति की दृष्टि से। पहला क्या है, अर्थग्रहण। सबसे पहले हमें बच्चे को क्या सिखाना है, ये सिखाना है कि हमने क्या है अर्थ ग्रहण करना है। फिर हमने क्या करना है, फिर हमें बच्चे को ये सिखाना है कि अभिव्यक्त कैसे करना है अपनी बात को। ठीक है, जब हम किसी चीज को सुनेंगे अर्थ ग्रहण कब करेंगे, जब हम किसी चीज को सुनेंगे तब हम क्या करेंगे, अर्थ ग्रहण करेंगे। जब अर्थ ग्रहण होगा और फिर हमने अपने विचारों को देना है, अपने भावों की अभिव्यक्ति करनी है, तो वो वाली चीज जो है वो उसके अंतर्गत आती है। ठीक है, फिर हम इसमें कहेंगे कि बच्चे को पहले अर्थ ग्रहण करने की योग्य हमने बनाना है। वो कब बनेगा, वो तब बनेगा जब सुन करके किसी चीज का अर्थ ग्रहण करेगा। दूसरा, पढ़कर या वाचन के द्वारा जब अर्थ ग्रहण करेगा तो उसको भी हम क्या कहते हैं, अर्थ ग्रहण कहते हैं। इस प्रकार अभिव्यक्ति में कहता है निम्नलिखित कर्म जो है वो उपयोगी रहता है। पहला है बोल कर अथवा मौखिक रूप से अभिव्यक्त करना, दूसरा लिख करके लिखित भाषा में अभिव्यक्त करना। इस प्रकार भाषा शिक्षण में क्या है, उपयुक्त कर्म के सिद्धांत का अनुकरण जो है करते हुए भाषा शिक्षण को सहज रूप से प्रभावशाली बना सकते हैं हम और रुचिपूर्ण भी बना सकते हैं। पांचवा, इसमें नेक्स्ट स्टेप की हम बात करें तो पांचवा जो स्टेप है हमारा वो क्या बनता है, अनुकरण का सिद्धांत। पांचवा सिद्धांत हमारा बनता है अनुकरण का सिद्धांत। देखिए स्टूडेंट्स, ये तो हम हमेशा ही देखते हैं कि बच्चा जैसे देखेगा वैसा ही काम बच्चा करेगा। तो शिक्षण में भी यही है कि जब हम हिंदी शिक्षण करवा रहे हैं या किसी भाषा का शिक्षण करवा रहे हैं तो वहां पर हमें क्या है, वहां पर हमें बच्चे के सामने जो है वो अच्छे से बोलना है, ताकि क्या है बच्चा जो है वो कॉपी उसको करेगा। अगर हम सही बोलेंगे, व्याकरण सम्मत हम बोलेंगे और सुव्यवस्थित तरीके से बोलेंगे तो बच्चा भी जो है वो आगे जाके वैसा ही बन जाएगा हमारा, है ना। वही हम अव्याकरण की अशुद्ध रूप का जब प्रयोग करते हैं भाषा का, तो बच्चा भी क्या है उसके साथ भी वही चीजें आएंगी। ठीक है, तो इसलिए हमें जो है वो विद्यार्थियों को क्या है, जो भाषा और साहित्य के प्रति रुचि उत्पन्न करना भी क्या है हमारे ही जिम्मेवारी है कि बच्चे को हम साहित्य के बारे में बताएं, बच्चे को क्या है अनुकरण करने की प्रवृत्ति जो है इसमें विकसित करें कि हमने कैसे करना है। ठीक है, फिर है क्रियाशीलता का सिद्धांत। इसके अंदर क्रियाशीलता का सिद्धांत।
ठीक है। क्रियाशीलता क्या होती है? जब हम किसी काम को करते हैं तो वो हमारी क्या होती है? क्रियाशीलता होती है। क्रियाशीलता का सिद्धांत हमें क्या दर्शाता है? क्रियाशीलता का सिद्धांत हमें बताता है कि हमने बच्चे को किसी भी काम को करवा करके सिखाना है बच्चे को, ठीक है। लर्निंग बाय डूइंग भी हम कहते हैं कि बच्चे को किसी काम करने के लिए हम उसको प्रेरित करें। बच्चा क्या है? स्वभाव से क्रियाशील होता है बच्चा क्रिएटिव होता है। बच्चा कभी भी आप देख लेना, आप चाहे 10 बच्चे देखो, 5 बच्चे देखो, कभी भी वो आपको ऐसे बैठे नहीं मिलेंगे जैसे हम बड़े बैठ जाते हैं, ऐसा कभी नहीं होता है। बच्चे क्या करते हैं? बच्चे खेलते रहते हैं, कुछ नया करते रहते हैं, कभी कुछ खेल लेते हैं, कभी कुछ कर लेते हैं, कुछ तोड़ फोड़ करते हैं, कुछ नया बनाने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों के अंदर क्या है? ना ही तो ऊर्जा की कमी होती है, ना ही क्रिएटिविटी की कमी होती है। उसको बस एक सही दिशा देनी होती है। अध्यापक का काम है बच्चे का मार्गदर्शन करना, ठीक है। तो बच्चों को क्या है? मौखिक भाषा के लिए हम बच्चे को प्रेरित भी करें और उन्हें किसी वस्तु या घटना का वर्णन करने के लिए भी हम कह सकते हैं कि कोई वस्तु जो है वो ऐसे है तो क्यों है, कोई घटना ऐसे है तो क्यों है। किसी विषय पर अपने विचार प्रकट करने के लिए भी हम बच्चे को कह सकते हैं। परस्पर विचार विनिमय या क्रियाकलाप में शुद्ध भाषा के प्रयोग के लिए भी हम बच्चे को कह सकते हैं। बच्चे को शुद्ध वाचन, सस्वर एवं मौन के लिए भी प्रेरित करें। पाठ पढ़ाते समय एक अनुच्छेद का स्वयं आदर्श वाचन कराने का जो पश्चात अध्यापक को क्या है? विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए भी उन्हें बोलना है कि आदर्श वाचन में हम क्या करेंगे कि बच्चे को पढ़ा करके हम दिखाएंगे कि एक अध्यापक क्या एक अच्छे तरीके से अगर किसी भी शब्द को बोलता है, अच्छे तरीके से उच्चारण करता है किसी भी पाठ का, तो बच्चा क्या करेगा? उसका अनुकरण करेगा, है ना। तो इससे क्या होगा? तो बच्चा क्रिएटिव भी बन जाएगा, ठीक है। और विद्यार्थियों को क्या है? कविता पाठ करने के लिए भी हम मोटिवेट कर सकते हैं, शुद्ध भाषा लिखने के लिए, अपने विचार प्रकट करने के लिए भी जो हम प्रेरित कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो था स्टूडेंट्स हमारा नाटकों के माध्यम से, वाद विवादों के माध्यम से, बहुत सारे जो विभिन्न प्रतियोगिताएं हमारे स्कूल और कॉलेज के अंदर होती हैं, वहां पर भी हम बच्चे को उसके द्वारा भी क्या कर सकते हैं? क्रियाशील बना सकते हैं। उसके बाद है व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। व्यक्तिगत इंडिविजुअल डिफरेंसेस जिसको कहते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत कि हम हर बच्चे को उसके टेस्ट के अकॉर्डिंग पढ़ाएं, ठीक है। व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, उसके टेस्ट, उसका इंटरेस्ट जानने का प्रयास करें, उसकी कैपेसिटी जानने का प्रयास करें कि बच्चा क्या सीखना चाहता है, कितना सीख सकता है, कितना सीखने में वो समर्थ है और किन चीजों में उसका इंटरेस्ट है। अगर हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस के अकॉर्डिंग बच्चे को सिखाते हैं, भाषा शिक्षण करवाते हैं, तो वो और ज्यादा प्रभावी होगा, है ना। क्योंकि क्या है कि सभी बच्चे एक जैसा नहीं सीख सकते, है ना। मैं सदा मैं हूं और तुम सदा तुम हो, ऐसा नन ने कहा। उन्होंने कहा कि इस मनोवैज्ञानिक सत्य को हमेशा सामने रखना चाहिए कि मैं हूं। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे सिर्फ मैं अपने अकॉर्डिंग ही काम कर सकता हूँ, अपने सामर्थ्य के अकॉर्डिंग ही काम कर सकता हूँ, अपने आयु के अकॉर्डिंग मैं पढ़ सकता हूँ। मुझे उतनी ही लर्निंग मुझसे होगी जितनी मेरे अंदर एफिशिएंसी है। किसी बच्चे में एक सेम टीचर बच्चे को सेम क्लास 20 बच्चे हैं, 25 बच्चे हैं, 50 बच्चे क्लास में बिठा के पढ़ाएं, तो आप देखोगे कि एक टीचर सेम चीजों को पढ़ा रहा है, सेम टाइम पढ़ा रहा है, सेम टीचिंग मेथड से पढ़ा रहा है, लेकिन फिर भी क्या है, जो सीखने का जो स्तर जो है वो हर बच्चे का अपना अपना है। हर बच्चा अपनी मेंटालिटी के अकॉर्डिंग उसको सीखेगा, चाहे सेम अध्यापक हो, सेम वो टीचिंग मेथड हो, सेम इन्वायरमेंट हो, बट सीखेंगे कैसे? इंडिविजुअल के अकॉर्डिंग। इंडिविजुअल डिफरेंसेस हमें यही कहता है और हर अध्यापक को इंडिविजुअल डिफरेंसेस का ध्यान होना चाहिए, ठीक है। फिर है चयन का सिद्धांत, इसके अंदर प्रिंसिपल ऑफ चॉइस। प्रिंसिपल ऑफ चॉइस, प्रिंसिपल ऑफ चॉइस क्या कहता है कि बच्चे को चॉइस के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाए। इसमें हमारा आता है ये पॉइंट नंबर 8 है। 8 नंबर पॉइंट कहता है कि बच्चे को चॉइस के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाए, या चयन का सिद्धांत इसको हिंदी में हम कहते हैं। चयन का सिद्धांत कि बच्चे को चयन करने दिया जाए कि उसने क्या पढ़ना है। उसको हर चीज कंपल्सरी या मैंडेटरी नहीं होनी चाहिए। हर सब्जेक्ट है
चाहे वो टीचिंग मेथड है, चाहे वो कुछ भी है, उसको क्या है चयन करने का अवसर जो है वो बच्चे को उसकी किसके अकॉर्डिंग, रुचियों के अकॉर्डिंग, अभिरुचियों के अकॉर्डिंग, क्षमताओं के अकॉर्डिंग और योग्यताओं के अकॉर्डिंग जो है बच्चे को शिक्षण विधियों को जो क्या है चुनने का प्रयास है करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या है अभ्यास। अभ्यास सभी जानते हैं कि करत करत अभ्यास के जड़मति हो सुजान, रस लिया जाओ के सिर पे पर निशान। यानी कि अभ्यास एक ऐसी चीज है जिससे भी अगर हमें कोई चीज नहीं भी आती है तो हम उसको सीख जाते हैं। ठीक है, आई थिंक सभी को क्लियर होगा प्रैक्टिस का जो सिद्धांत है कि प्रैक्टिस से जो है वो हम बहुत कुछ सीख जाते हैं। फिर इसमें एक मेन पॉइंट हमारा आता है शिक्षण सूत्र, मैक्सिमम्स ऑफ टीचिंग। लास्ट पॉइंट हमारा शिक्षण सूत्र। इसके अंदर बहुत सारे सूत्र आते हैं हमारे, जिसके द्वारा भी जो क्या है हम बच्चे को अच्छे से सिखा सकते हैं। पहला इसके अंदर क्या आएगा, पहला इसके अंदर आएगा सरल से कठिन की ओर। सरल से कठिन की ओर अगर मैं वर्बली आपको करवाऊं तो आपको और ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। कठिन, टाइम भी आपका कम लगेगा उसमें। कठिन की ओर यानी कि पहले बच्चे को क्या करें हम सरल शब्दों में समझाने का प्रयास करें और उसके बाद क्या है कठिनता की ओर उन्मुख हों धीरे 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 धीरे। अगर पहले ही हम कठिन चीजों को लेकर के बैठ जाएंगे तो वहां क्या होगा, बच्चे को जो है वो अजीब सा महसूस होगा, वो सोचेगा कि पता नहीं कितना ही टफ है ये चीज, तो मुझसे हो भी पाएगा या नहीं, या मैं इसको करूं या ना करूं। और बहुत सारे ऐसे जो फैक्टर्स हैं, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, जैसे थकान है, उबाऊपन है, वो चीजें जो है वो आगे आड़े आ जाएंगे इसके, तो इस काम को करने में उसको क्या होगी, कठिनाई होगी। वहीं अगर हम इस प्रिंसिपल पर काम करते हैं, सरलता पर हम काम करते हैं कि सरल चीजों को पहले सिखाया जाए, तो उससे बच्चा क्या है, बच्चे का इंटरेस्ट बना रहेगा, बच्चे की कॉन्टिन्यूटी उसमें बनी रहेगी, निरंतरता उससे बनी रहेगी, और बच्चा क्या है धीरे 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 कठिन चीजें भी जो है वो इजिली अडॉप्ट कर जाएगा, सीख जाएगा। दूसरा इसमें ज्ञात से अज्ञात की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर। ज्ञात से अज्ञात की ओर क्या है स्टूडेंट्स, सिंपल है, वही है अज्ञात। जो चीजें हमें जिन चीजों का ज्ञान है और जिन चीजों का ज्ञान नहीं है, तो क्या करेंगे, अगर हमें जिन चीजों का ज्ञान है वो हम पहले हमें पता है, उससे उसके थ्रू हम नई चीजों को सीखने का प्रयास करें। इसमें क्या होता है कि जिन चीजों का हमें पहले ज्ञान है उन चीजों के साथ साथ हम क्या है नए ज्ञान के साथ जब हम उसको जोड़ देते हैं तो वो हमारा क्या बन जाता है, ज्ञात से अज्ञात की ओर, या फ्रॉम नॉन टू अननोन। पहला था फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, सेकंड है आपका फ्रॉम नॉन टू अननोन, फिर है फ्रॉम कंक्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। ठीक है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर या फ्रॉम कंक्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट कहते हैं कि इंद्रिय जनित अनुभवी मनुष्य की ज्ञान प्राप्ति का क्या है, मूल आधार है। और ये अनुभव स्थूल पदार्थों से प्राप्त होता है। अपनी ज्ञानेंद्रियां जो है, जैसे हमारा नाक है, कान है, जो हमारी त्वचा है, जीभ है, ठीक है, ये सब क्या है, ये बालक सब पहले स्थूल पदार्थों का इससे ज्ञान प्राप्त होता है और उसके पश्चात क्या है धीरे 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 वो सूक्ष्म की ओर बढ़ना स्टार्ट कर देता है ना। सूक्ष्म का मतलब क्या है, जब हम छोटी छोटी चीजों को बारीकी से सीखना शुरू कर देते हैं, है ना, तो वो क्या बन जाता है हमारा, सूक्ष्म बन जाता है। तो ये भी जो है वो विद्यार्थियों में क्या है, पहले स्थूल पदार्थ के बारे में हम बच्चे को पढ़ाएं, तथ्य से अवगत कराएं, फिर उसके अंदर जो सूक्ष्मता है उसको हम बच्चे के सामने रखें कि इसके अंदर ये चीजें ऐसी है। ठीक है, फिर है फ्रॉम अनसर्टन टू सर्टन, अनिश्चित से निश्चितता की ओर, अनिश्चित से अनसर्टन टू सर्टन। फोर्थ पॉइंट है इसमें, अनिश्चितता से निश्चितता की ओर। अनिश्चितता से निश्चितता की ओर, यानी कि जो चीजें अनसर्टेन हैं उनको
उनको पढ़ाते पढ़ाते हम बच्चे को क्या करें, सर्टेन चीजों के बारे में भी समझाएं, ठीक है। तो उससे क्या होगा, बच्चा जो है वो जल्दी सीख जाएगा, ठीक है। स्कूल में प्रवेश प्राप्त करने के से पहले तथा एक कक्षा से दूसरी कक्षा में चढ़ते हुए बच्चे कुछ ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, सभी को पता है हमें, है ना। कि जैसे जैसे हम हायर क्लासेस में चले जाएंगे जो है वो हमारा ज्ञान क्या है, स्पष्ट होता चला जाएगा, ठीक है। तो इस शिक्षण सूत्र का अनुसरण करते हुए क्या है, अनिश्चित विचारों से निकल करके बच्चा क्या है, निश्चित विचारों की ओर जो है वो कन्वर्टेड हो जाएगा, ठीक है। फिर है विशेष से सामान्य की ओर, जो चीजें विशेष हैं वहां से हमें क्या करना है, सामान्य की ओर जाना है, विशेष से सामान्य की ओर। ठीक है स्टूडेंट्स, विशेष चीजें हैं कुछ, उनको लेकर के हमें किसी सामान्य कंक्लूजन पर यदि पहुंचना है तो वहां पर हम इस सिद्धांत का प्रयोग करेंगे। पहले क्या है, बच्चों के सामने विशेष तथ्य रखे जाएं और फिर उन्हें सिद्धांतों और नियमों का ज्ञान कराया जाए। व्याकरण पढ़ाते समय क्या है, इसमें बहुत अधिक सहायता मिलती है। पहले विशेष उदाहरण हम बच्चों को दे सकते हैं और फिर जो सामान्य क्या है, नियम की विशेष आपके क्या हो गए, एग्जाम्पल हो गए यहाँ पर, और सामान्य क्या हो गए आपके नियम हो गए। स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें कंफ्यूज नहीं होना है। और यहाँ पर क्या है, सामान्य क्या होते हैं, जो नियम होते हैं वो हमारे सामान्य होते हैं, विशेष क्या होते हैं, जो हमारे एग्जाम्पल होते हैं वो क्या है, वो हमारे उदाहरण होते हैं। तो बच्चे को पहले हम उदाहरण दें, छोटे बच्चों को खास करके, तो फिर वो नियम को याद करेंगे, है ना। पहले बच्चों को नियम तो समझ में नहीं आएगा, छोटे बच्चों को तो कि नियम होते क्या है ना। हम उनको दिखाएंगे कि हाँ देखो बच्चों ये वाली चीज है। तो ये जो नियम है ये भी हमारे सीखने में बहुत अधिक हमारी मदद करता है। विशेष से सामान्य क्यों बोलते हैं हम इसको। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें, पूर्ण से अंश की ओर। पूर्ण से अंश की ओर, यानी कि हम किसी भी चीज को पूर्ण रूप से सीखें पहले, और फिर उसको टुकड़ों में जो है बांट के हम उसको सीखें, फ्रॉम होल टू पार्ट्स, जिससे बच्चा क्या है, उसका ध्यान जो है वो छोटी छोटी चीजों पर भी जाना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और खंडों का विश्लेषण करना भी बच्चा जो है वो इसमें इजीली सीख जाएगा। फिर है अनुभव से तर्क की ओर। नेक्स्ट पॉइंट इसी के अंदर है आपका, इसमें है ये आपके शिक्षण सूत्र चल रहे हैं स्टूडेंट्स। तो इसके अंदर 6 पॉइंट्स मैं आपको करवा चुकी हूँ, अभी 7th पॉइंट में आपको कराने जा रही हूँ। ये क्या पढ़ रहे हैं हम सारे, ये सारे हम शिक्षण सूत्र पढ़ रहे हैं कि इन शिक्षण सूत्रों को जो है अपना करके हम क्या कर सकते हैं, हम अपनी जो भाषा शिक्षण है उसको इफेक्टिव बना सकते हैं। अनुभव से तर्क की ओर, अनुभव से तर्क की ओर, कि हमारे जो अनुभव है, अनुभव से तर्क की ओर। और एक इसमें लास्ट पॉइंट हमारा आता है, वो हमारा आता है आगमन से निगमन की ओर। ये था हमारा 8वां पॉइंट। अब हम 9वां पॉइंट कर रहे हैं आगमन से निगमन की ओर। आगमन से निगमन की ओर, ये भी मैं भी आपको बताती हूँ कि आगमन क्या है, निगमन क्या है, ठीक है। बड़ा ही माइनर सा डिफरेंस है दोनों के अंदर, बड़े ध्यान से देखने की आवश्यकता है आपको। कहता है कि आगमन और निगमन, अनुभव से तर्क की ओर तो हम सभी जानते हैं कि किसी चीज से जब हम अनुभव होता है तो उसके बाद हम तर्क की ओर कन्वर्ट हो जाते हैं ना। धीरे धीरे मनुष्य जैसे जैसे अनुभव प्राप्त करे और क्या है, जो बच्चा है वो अपने तर्क भी देने उसमें स्टार्ट कर देगा, ठीक है। आगमन से निगमन में क्या है, फ्रॉम इंडक्टिव टू डिडक्टिव जिसको हम कहते हैं कि आगमन विधि में कई उदाहरणों तथा दृष्टांतों के माध्यम से सिद्धांत के निष्कर्ष निकाले जाते हैं। निगमन विधि में सिद्धांतों का पहले निरूपण किया जाता है। जो आगमन विधि है उसमें क्या है, जो उदाहरण और जो दृष्टांत है उनके माध्यम से हम कंक्लूजन की तरफ जाते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं कि यहाँ पर आप और आगमन, और अगर सिंपल मेथड दे तो यहाँ पर हम आज और उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं, निष्कर्ष की ओर हम जाते हैं। और वहां पर निगमन से हम क्या है, इसका उल्टा हम यहाँ पर कर देंगे, क्या कर देंगे, निष्कर्ष से उदाहरण की तरफ, निष्कर्ष से उदाहरण की तरफ। की नियम हमारे पास हैं
और फिर हम उनको क्या करेंगे, नियमों को एग्जाम्पल में क्या करेंगे, पुट कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आ से आगमन और उ से उदाहरण, नी से निगमन और नी से निष्कर्ष। कई बार बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और उल्टा कर जाते हैं। हमें यहाँ बड़े ही सावधानी से इसका अंतर करना है दोनों का। भाषा शिक्षण में कहता है आगमन विधि द्वारा शिक्षण को अधिक प्रभावशाली और रोचक बनाने में हमें सहायता मिलती है, और उदाहरण और दृष्टांतों की सहायता से जब बच्चे क्या है स्वयं निष्कर्ष निकालना शुरू कर देते हैं तो उन्हें अपूर्व आनंद की प्राप्ति होता है कि हाँ हमने ये काम किया, हमने ये सीखा, है ना। तो इसके पश्चात क्या है, जब निगमन विधि से निकाले गए निष्कर्षों को उदाहरणों से सिद्ध करते हैं तो वो क्या है, सीखने के प्रति ना तो केवल रुचि दिखाते हैं बल्कि क्या है, उनका जो ज्ञान है वो क्या हो जाता है, स्थायी हो जाता है, स्थायित्व की प्राप्ति उनको हो जाती है। इस प्रकार क्या है, आगमन और निगमन दोनों ही जो सिद्धांत हैं पाठ को क्या है रोचक बनाने में, विद्यार्थियों को सक्रिय रहने में और ज्ञान को स्थायी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अपनी निभाते हैं। ठीक है, अब ये सारे 9 जो हैं वो हम शिक्षण सूत्र अभी पढ़ चुके हैं, मैंने एक एक करके आपको सारे डिटेल में कराए हैं। तो कुल जो हम सब 10 जो हैं वो सिद्धांतों को पढ़ चुके हैं, और इन सिद्धांतों में आपको स्पष्ट क्या हुआ कि शिक्षा शास्त्रियों ने भाषा शिक्षण के कई अन्य सिद्धांत भी निर्धारित किए, और भी ज्यादा सूत्र आप इसमें जोड़ सकते हो, सिद्धांत आप इसमें जोड़ सकते हो। और ये जो सिद्धांत है क्या है, ये जो है शिक्षण को रोचक बनाते हैं, मनोवैज्ञानिक बनाते हैं, और इसके साथ साथ आपको सुबोध बनाने का भी प्रयास करते हैं। प्रश्न उठता है कि अध्यापक को कौन से सिद्धांत को अनुकूल बनाना है, कौन से सिद्धांत को हमने अपने उसमें टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में ऐड करना है। ठीक है, तो चयन के सिद्धांत के अनुसार अध्यापक को क्या है, मानसिक और बौद्धिक आवश्यकताओं के अनुकूल ही जो है वो शिक्षण सिद्धांत को अपनाना चाहिए। ये कोई जरूरी नहीं है। शिक्षण क्या है, एक गतिशील प्रक्रिया है और गतिशील क्रियात्मक प्रक्रिया है। गतिशील तो है ही है, इसके साथ क्या है, क्रियात्मक प्रक्रिया है। इसमें किसी एक सिद्धांत या एक शिक्षण सूत्र को अपना करके हम जो है वो शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं कर सकते। हमें अध्यापक को चाहिए कि शिक्षण को सुबोध, सुरुचिपूर्ण, क्रियात्मक और आनंदपूर्ण बनाए, और जिस सिद्धांत या आवश्यक शिक्षण सूत्र की आवश्यकता हो उसी का चुनाव जो है वो अकॉर्डिंग टू दी चाइल्ड्स नीड उसको चुनाव करें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हिंदी शिक्षण के सामान्य सिद्धांतों के बारे में हमने पढ़ा। हमने बहुत ही अच्छी जो है जानकारी यहाँ पर लेने का प्रयास किया है, और तो ये काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है हिंदी का। यहाँ आशा करती हूँ आपको समझ आया होगा। थैंक यू।